नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे, आज शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है मनी सप्लाई, और इसके ऊपर एमसीक्यू कुछ हम कवर करते हैं। इन एमसीक्यू को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि पूरा पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और हमें एमसीक्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और इन एमसीक्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक तो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, दूसरा डिटेल से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले बार्टर सिस्टम की बात की गई थी। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली को बोलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर वस्तुतः सेवाओं के बदले वस्तुतः सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम के अंदर बेसिकली चार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती थी। वो प्रॉब्लम क्या है, जरा ध्यान दीजिए। पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, आवश्यकताओं की दोहरी प्रणाली, यानी दो लोगों के बीच में ट्रेड सिर्फ तभी संभव है जब दोनों के पास वो वस्तु हो जो एक दूसरे को चाहिए। दूसरी, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। जैसे आज हमारे पास एक कॉमन यूनिट है, जैसे मनी। इंडिया के अंदर रुपीज। आप किसी भी मल्टी कॉम्प्लेक्स में जाते हो या मान लो कहीं पर भी आप जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो हर वस्तु के ऊपर एक टैग लगा होता है। टैग किस किस टर्म में होता है? रुपीज़ के अंदर। ठीक है, जैसे 499, ठीक है, 499, वो क्या होता है, आपको बता रही होती है इसकी जो वैल्यू है वो क्या, 499 रुपीज़ है। ये बात आई समझ में? तो हमारे पास कॉमन वैल्यू जो है वो क्या थी अपने पास? कॉमन वैल्यू किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर कॉमन वैल्यू नहीं होती है। इसके अलावा लैक ऑफ स्टोर द वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है। वैल्यू को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा फ्यूचर की पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये चार पांच जो डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, ये चार पांच जो डिफिकल्टी हैं वो किसके अंदर आती हैं बच्चे? वो बार्टर सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर आती है। ठीक है, तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक चीज सामने निकल के आई जिसका नाम क्या था? मनी। ठीक है, और हर देश के पास अपना एक मनी होता है, अपनी एक करेंसी होती है। तो उस करेंसी ने उस चीज को क्या कर दिया? इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम में यहां से सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चार कमियां थी। पहला, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर द वैल्यू। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी पेमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की कमी होती थी। तो चार बेसिकली प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो चलिए बच्चे इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम। नीचे दिए गए चार में से कौन सी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है? पहला, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमन मीडियम होता था, लैक उसकी कमी होती थी, कॉमन मीडियम नहीं होता था। दूसरा क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था, बिल्कुल। इच्छाओं का दोहरा संयोग यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ऑप्शन बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये पहली प्रॉब्लम थी। टोटल चार प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रॉब्लम नहीं है? पहला, स्टोरेज द वैल्यू। दूसरा, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। तीसरा, यूनिट ऑफ अकाउंट्स। भैया तीनों की तीनों प्रॉब्लम तो है, तो कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी तीनों की तीनों प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी। देख सकते हो इन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बच्चे, अब फंक्शन ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शन है? बेसिकली मनी के दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तीसरा कॉन्टीजेंट फंक्शन होते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बट फिर भी हम क्या करने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के अंदर क्या है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन ही पूछे जाते हैं। पहला, M1। M1 मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज का माध्यम है, इससे आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो मनी है उसकी कॉमन मेजरमेंट वैल्यू है। ठीक है, एक ही रेशियो बनती है। अगर मान लो मेरे को आज एक कार खरीदनी है, ठीक, तो मैं 10 लाख रुपए लेके जाता हूँ, एक कार ले आता हूँ। अगर कोई दूसरा पर्सन, उसको कार खरीदनी है, सेम ही कार, वो 10 लाख रुपए लेके आएगा। ठीक है, वो एक कार लेके चला जाएगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि कार की जो वैल्यू है क्या, 10 लाख रुपए इज इक्वल टू 1 कार। तो क्या कॉमन वैल्यू। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, हर बार रेशियो चेंज हो जाती थी। जैसे एक किसान को कोई कार चाहिए तो क्या करेगा, 10 टन अनाज इज इक्वल टू एक कार। ठीक है, मान लो एक हंटर है, उसके पास 4 घोड़े हैं, तो क्या करेगा, 4 घोड़े इज इक्वल टू एक कार। तो 4 इज इक्वल टू 1 रेशियो।
ठीक है, 10 टन अनाज इज इक्वल टू 1 रेशियो। तो रेशियो जो है वो बार बार चेंज हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर क्या रहती है, कॉमन वैल्यू रहती है। उसके बाद S1 स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर की पेमेंट को कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को किया जा सकता है, ये इसका सेकंड काम है। अगला क्या है, स्टोर द वैल्यू, मनी के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम साथ में इसी के होती है, ट्रांसफर द वैल्यू, इसके अंदर हम वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है, ठीक है, बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वही फीचर किसके अंदर आ गई, मनी के अंदर आ गई। इसलिए ये इसके दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। और अगर एग्जाम में फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो MMSS से आप इसे याद रखो। आगे चलते हैं बच्चे, अब क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, 1000 रुपी नोट इज कॉल्ड, जो 2000 रुपये का नोट है वो इन चारों में से क्या है, ठीक है। इन चारों में से बताओ कौन सा, फेट मनी, हाई पावर मनी, लीगल टेंडर मनी या ऑल ऑफ द अबव। फिलहाल इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। अब फेट मनी क्या होती है, फेट मनी को हिंदी में बोलते हैं आदेश मुद्रा, वो मुद्रा जो भारत सरकार के आदेश से चलती है। भारत सरकार के आदेश से बहुत सारे नोट और कॉइन चलते हैं, और उसको आदेश मुद्रा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक आदेश लिखा होता है भारतीय गवर्नर का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। क्या लिखा रहता है, मान लो 500 रुपये का नोट है, क्या लिखा रहता है उसके ऊपर, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। नीचे रहते हैं उनके साइन, यावे रेड्डी, उर्जित पटेल, वीवी गिरी, इस तरीके से साइन रहते हैं आरबीआई के गवर्नर के। ये बात आई समझ में। तो क्या फेट मनी है, आप बोलोगे बिल्कुल फेट मनी है। अब हाई पावर मनी क्या होती है, पहले तो मनी के बारे में सुनो भाई। मनी होता है C+DD, और हाई पावर मनी का मतलब होता है C+CR। अब इनका मतलब क्या होता है, C मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ये वो पैसा होता है जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखा। अब C का मतलब ही देख लो, C मतलब करेंसी, करेंसी मतलब कॉइन्स और नोट्स, ठीक है। कॉइन मतलब सारे के सारे सिक्के, नोट मतलब सारे के सारे पेपर नोट, ये आते हैं सी के अंदर। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, यानी मांग जमाए, ये वो पैसा होता है पब्लिक का जो उन्होंने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कर रखा है कमर्शियल बैंकों में। हाई पावर मनी क्या कहता है, C+CR, ठीक है। सी मतलब करेंसी, दूसरा CR मतलब कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का मतलब वो पैसा जो कि कमर्शियल बैंकों के पास है, चाहे वो पब्लिक का है चाहे किसी और का है, उसे बोलते हैं हाई पावर मनी। और हाई पावर मनी को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हो, आज तक आरबीआई ने जितना भी पैसा इशू किया है उसको हाई पावर मनी बोलते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। अब देखो ये हाई पावर मनी भी आता है, दूसरा लीगल टेंडर मनी भी आता है। तो कुल मिला के इसके अंदर तीनों की तीनों फीचर होती हैं, तो इसलिए हमें क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी फीचर इसके अंदर है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, हु इशू द करेंसी नोट कॉइन इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर करेंसी कॉइन और नोट को कौन इशू करता है, कौन सर्कुलेट करता है, किसके साइन होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। भाई मैं देखो, तीन चीज़ों में हमने इसको बांटा, कॉइन, 1 रुपए का नोट, और 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नोट, ठीक है। अब बात है कौन इशू करता है, सारे के सारे सिक्कों को इशू करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये काम दे रखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। किसको दे रखा बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। दूसरा, अब नोट की बात की जाए, 1 रुपए के नोट को भी कौन इशू करता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे के सारे सिक्कों को, दूसरा 1 रुपए के नोट को कौन इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा बाकी जितने भी नोट बच गए उनको कौन इशू करने वाला है, आरबीआई। इतनी बात आई समझ में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोल राइट ऑफ इशूइंग नोट, ठीक है, कि भाई नोट को इशू करने का एकमात्र राइट किसके पास है, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास है, बट अदर देन 1 रुपी नोट। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नोट इशू करने का जो राइट है वो आरबीआई के पास, ठीक है। तो चलिए बच्चे, एक फैक्चुअल नॉलेज और मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये अपने पास क्या है, करेंसी। करेंसी के अंदर सबसे पहला कॉइन, दूसरे नंबर पे 1 रुपए का नोट, और तीसरे नंबर पर बाकी नोट। इशू कौन करता है बच्चे, कॉइन को इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस पे किसी के भी साइन नहीं होते, ठीक है। और इसको सर्कुलेट कौन करेगा, आरबीआई। भाई सर्कुलेट करने का काम सिर्फ आरबीआई के पास होता है। 1 रुपए के नोट को कौन इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या इसके ऊपर साइन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। किसके होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के, वित्त सचिव के। इसके अलावा इसको कौन इशू करता है, इसको कौन इशू करेगा, फिर से इसको सर्कुलेट कौन करेगा, आरबीआई। उसके बाद 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होंगे उनको इशू कौन करता है, आरबीआई। साइन किसके होंगे, आरबीआई के गवर्नर के। उसके बाद इसको सर्कुलेट कौन करेगा, आरबीआई। अब एक बात तो समझ में आ गई, जितनी भी करेंसी है उसको सर्कुलेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है, आरबीआई का। सर्कुलेशन का काम आरबीआई का।
₹1 के नोट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नोट इशू करने का राइट किसके पास है? आरबीआई का। साइन किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। सारे के सारे कॉइन और ₹1 के सिक्के वो कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिक्के के ऊपर साइन होते हैं किसी के? नहीं होते। ₹1 के नोट के ऊपर साइन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। ये बताइए समझ में बच्चे, अच्छी इंफॉर्मेशन थी। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया? ₹1 के नोट को इशू करना, इशू कौन सी एजेंसी करेगी? खुद ही बताओ बच्चे। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। क्या आंसर आ गया बच्चे? वित्त मंत्रालय। आगे देखो बच्चे, आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशू करेंसी अदर देन। आरबीआई के पास नोट इशू करने की क्या है? करेंसी के नोट इशू करने के राइट है। किसको छोड़कर? ₹1 के नोट को छोड़कर, यानी ऑप्शन सी। ₹1 के नोट को छोड़कर वो बाकी सारे के सारे नोट को इशू कर सकता। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखो, मनी हुज वैल्यू एज कॉमोडिटी इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। अब सुनना भाई, एक चीज मैं आपको बताता हूं। मनी की दो वैल्यू होती है, एक होती कॉमोडिटी वैल्यू, दूसरी होती मनी वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू होती है, एक होती है उसकी कॉमोडिटी वैल्यू, दूसरी होती है मनी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? ध्यान से सुनना। एक होता है नोट के ऊपर प्रिंटेड वैल्यू। ₹2000 के नोट के ऊपर ₹2000 लिखा रहता है, वो उसकी मनी वैल्यू है। ₹500 के नोट के ऊपर ₹500 लिखा रहता है, तो वो उसकी मनी वैल्यू है। ₹20 के नोट के ऊपर ₹20 लिखा रहता है, तो वो उसकी मनी वैल्यू है। अब कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती है? जितने का वो नोट बनकर रेडी हुआ है, यानी उसकी मटेरियल कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट, वो क्या कहलाती है? कॉमोडिटी वैल्यू। ये बात आई समझ में? तो मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू आ गई बच्चे समझ में? ठीक है, अब सिंपल सी बात है। अब मनी वैल्यू को हम उसकी फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। किस वैल्यू से जानते हैं बच्चे? फेस वैल्यू। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनना, अगर किसी की कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर है, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। क्या बोलते हैं बच्चे? फुल बॉडीड मनी। ठीक है, और अगर किसी की मनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है, यानी मार्केट में चल ज्यादा का रहा है, बना कम का है। जितने भी हमारे पास नोट है ना बच्चे, वो सारे के सारे नोट जो हैं बनते तो कम के हैं, प्रिंटिंग तो कम की होती है उनकी, लेकिन मार्केट में वो ज्यादा रुपए के चलते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं बच्चे क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। अगर हिंदी की बात करी जाए तो क्रेडिट मनी को बोलते हैं साख मुद्रा। क्या बोलते हैं बच्चे? साख मुद्रा। और फुल बॉडीड मनी को बोलते हैं पूर्ण काय मुद्रा। पूर्ण काय मुद्रा। ठीक है भाई, तो देखो इसने क्या बोला। इसने बोला मनी हुज वैल्यू एज कॉमोडिटीज इक्वल टू फेस वैल्यू। जिसकी मनी वैल्यू उसकी, जिसकी फेस वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? अभी बताया था, जब बराबर हो तो क्या बोलते हैं उसे? फुल बॉडीड मनी, यानी पूर्ण काय मुद्रा। ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे? 7वें का बी। 7th का ऑप्शन कितना है? बी। चलिए बच्चे अब आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। अब एक छोटी सी चीज है, स्टॉक और फ्लो। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो मनी सप्लाई है। क्या है मनी सप्लाई? मनी जो सप्लाई है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चे? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब ये स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है बच्चे, हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, तो कुछ वेरिएबल को हम स्टॉक बोलते हैं और कुछ वेरिएबल को हम फ्लो बोलते हैं। अब इसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, कैसे बताया जाए कि स्टॉक है कि फ्लो है? अच्छा, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिन चीज़ों को, जिन वेरिएबल को आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर माप सकते हैं, वो तो है स्टॉक। और जिसको मापने के लिए एक टाइम डायमेंशन चाहिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, उसको बोलते हैं फ्लो। यानी जिस चीज़ को मापने के लिए पर मंथ, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है, वो क्या है? फ्लो। ठीक है, और जिनमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती वो क्या है? स्टॉक। तो इनके बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे सारे सवाल हो जाएंगे। अब देखो, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जा सकता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो क्या होता है? जिसको पीरियड ऑफ टाइम पे मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो यहाँ टाइम डायमेंशन होती है और यहाँ कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होती। टाइम डायमेंशन का मतलब है पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। ठीक है, उसके बाद बात की जाए, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। जो फ्लो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, और ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल ही आएंगे। MCQ
हमेशा एग्जाम्पल की फॉर्म से ही बनता है, तो आप ये फटाफट ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, कैपिटल, आपके पास जो धन है वो स्टॉक है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? फ्लो। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट। वेल्थ, जो आपकी धन संपत्ति वो स्टॉक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने कैपिटल लगा रखे उसके जो ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्या है? फ्लो। बैंक में जो अपने पैसा जमा करवा रखा है वो है स्टॉक। ठीक है, और हर महीने जो पैसा उसके अंदर आप डालते हो, निकालते हो, या इंटरेस्ट उसके ऊपर जो लगता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लो। आपकी जो इनकम है वो क्या है? फ्लो। लेबर फोर्स, हमारे देश के अंदर जितना लेबर फोर्स है वो क्या है? स्टॉक। और चेंज इन लेबर फोर्स क्या होता है? फ्लो। अच्छा, इन चीज़ों के अंदर अगर चेंज हो जाए तो ये भी क्या कहलाएंगे? फ्लो। उसके बाद मनी सप्लाई, ये देखो बच्चे जो हम पढ़ रहे थे, मनी सप्लाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मापते हैं। इसका मतलब होता है एक देश के अंदर जितनी भी जनता होती है उनके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना पैसा अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। इतनी बात आई समझ में? तो चेंज इन मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? फ्लो। और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? स्टॉक। 100 रुपये का नोट क्या है बच्चे? अपने पास स्टॉक। ठीक है, ओवरहेड टैंक, आपके छत के ऊपर टंकी है, उसके अंदर जो पानी रखा है वो स्टॉक है, और उसके अंदर जितना पानी जा रहा है और निकल रहा है उसे, या लीकेजेस उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे? फ्लो। दिल्ली से गोवा के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्टॉक। दिल्ली से गोवा के बीच अगर आपकी कार की जो स्पीड है वो क्या होगा? फ्लो। इसके अलावा जितने भी आप एक्सपेंडिचर करोगे वो सारे के सारे क्या होंगे? फ्लो। प्रोडक्शन, कोई भी एक्सपेंडिचर, इनकम, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, सेविंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है बच्चे? फ्लो। तो एग्जाम के अंदर ये एग्जाम्पल से ही सवाल आने वाला है, तो ध्यान रखना बच्चे। एक सीधा स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और स्क्रीनशॉट लेने से आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा। सीधा सीधा यहाँ से आपको इसको कवर करना है। आगे चलते हैं बच्चे। कॉन्सेप्ट देखो, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चे? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक किसे बोलते हैं? जिसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मापते हैं। इतनी बात आई समझ में बच्चे? आगे चलते हैं। बैंक मनी इज द मनी विच इज, भाई बैंक मनी कौन सा मनी होता है? बैंक मनी वो मनी होता है जो कमर्शियल बैंकों ने क्रिएट किया है। बैंक मनी कौन सा मनी होता है? जो बच्चे जो कमर्शियल बैंकों ने क्रिएट किया है। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं बच्चे? कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करने के लिए एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रेडिट क्रिएशन। और क्रेडिट क्रिएशन के अंदर जितना बैंकों के पास पैसा आता है, बैंक उसका एक कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेता है, बाकी पैसे को वो क्या करता है? किसी और पर्सन को लोन के रूप में दे देता है, और लोन के रूप में कैश नहीं देता, उसको चेक देता है। वो चेक लेके फिर से किसी बैंक में जाएगा, फिर वहाँ पैसे जमा कराएगा। उसने बैंक में पैसे जमा कराए, फिर उस पैसे का एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रख लेता है, और बाकी बचे हुए पैसे को लोन के रूप में देता है। तो इस तरीके से पैसे को घुमाता है वो। ये बात आई समझ में? और ऐसा पैसा घुमाने से, जिसको लोन दे रहा है, लोन देने से क्या क्रिएट कर रहा है? वो पैसा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा बच्चे, जिसका क्या नाम है? क्रेडिट क्रिएशन। उसके ऊपर डिटेल से हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल अपना यहाँ फोकस करते हैं कि भाई जो बैंक मनी है, यानी जो बैंकों ने लोन देकर जो पैसा क्रिएट किया है उसको बोलते हैं बैंक मनी। क्या बोलते हैं बच्चे? बैंक मनी, यानी बैंक मुद्रा। क्या बोलते हैं बच्चे? बैंक का पैसा। बैंक का पैसा नहीं, इसको बोलते हैं बच्चे बैंक मुद्रा। क्या बोलते हैं इसे? बैंक मुद्रा। ठीक है, तो वाणिज्य बैंकों द्वारा बनाया गया पैसा होता है बैंक मुद्रा, ऑप्शन सी। आगे चलो बच्चे, हु रेगुलेट द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है? भाई रेगुलेट करने का सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है रेगुलेट करने का, वो है अपने पास आरबीआई। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, वो ही इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। मनी के टोटल कितने फंक्शन होते थे? 4 फंक्शन होते थे, M1, M2, S1, S2। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर द वैल्यू, स्टोर एंड ट्रांसफर द वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो यहाँ पर देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था, स्टोर द वैल्यू, यूनिट अकाउंट का मतलब है कॉमन वैल्यू, तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं था, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास? बी इसका राइट आंसर आ जाए। मूल्य स्थिरता इसका काम नहीं है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं बच्चे, हाई पावर मनी कंसिस्ट। हाई पावर मनी के अंदर क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाई पावर मनी के अंदर आता है C+CR। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और दूसरा कैश रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक। ये वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंकों के पास होता है। कैसा ऑप्शन? देखो, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और दूसरा कैश रिजर्व विद द बैंक। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे इसका? सी। यानी जनता के पास मौजूदा मुद्रा और बैंकों के पास जो नगद भंडार होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाई पावर मनी।
आगे देखो बच्चे, मनी सप्लाई रेफर टू। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई का सिर्फ इतना सा मतलब है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना पब्लिक के पास पैसा होता है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है भाई, तो 13 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? पहला क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? ए। किसी विशेष समय पर जनता के पास मौजूदा मुद्रा की कुल मात्रा। अगला क्या है? द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। बच्चे, गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। देखो, मनी सप्लाई के अंदर जो पैसा आरबीआई के पास है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, उनको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ वो पैसा आता जो पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास जो पैसा है सिर्फ वही मनी सप्लाई के अंदर आता है। यानी बैंकों के पास, यानी कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा है, ठीक है, आरबीआई के पास जो पैसा है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो पैसा है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ वो पैसा आएगा जो पब्लिक का है। ये बात आई समझ में? और पब्लिक का पैसा होता है एक तो उसकी खुद की करेंसी जो उनके पास है, एक दूसरा वो पैसा जो उन्होंने बैंकों में जमा करवा रखा है। ये बात आई समझ में? और बैंकों में जनता के अलावा भी बहुत सारा पैसा होता है जो उन्हें किसी अदर इंस्टीट्यूशन से, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, या किसी बैंक से मिला है, या आरबीआई से मिला है, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते। अब चलते हैं बच्चे आगे, अगला सवाल देखते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मनी एज ऑन 31 मार्च। क्या 31 मार्च को कवर करते हैं? आप कहोगे जी नहीं। ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या पीरियड ऑफ टाइम पे आते हैं? आप कहोगे जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो एक क्या है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जी हाँ बिल्कुल, किसी विशेष समय पर, किसी भी विशेष समय पर आप इसको काउंट कर सकते हो। ये बात आई समझ में बच्चे? चलो भाई, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। मनी सप्लाई इंक्लूड्स। मनी सप्लाई के अंदर क्या आता है? अभी बताया था। मनी सप्लाई के अंदर वैसे आता है C प्लस डी, और वैसे इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट हैं? M1, M2, M3 और M4। फिलहाल यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हम लोगों को। ओल्ड डिपॉजिट विद द बैंक। ओल्ड डिपॉजिट नहीं आते इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कौन से डिपॉजिट आते हैं? डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ऐसा क्यों? सी मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा है। डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक का वो पैसा जो उन्होंने कमर्शियल बैंकों में जमा करवा रखे हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में। ऑप्शन कितना आएगा बच्चे? बी, बैंकों के पास मांग जमाए। आगे देखो बच्चे, मनी सप्लाई की बात करते हैं, और मनी सप्लाई के जो टोटल 4 मेजरमेंट थे वो देखो। पहला है M1 मेजरमेंट, और इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, C प्लस डी प्लस OD। C मतलब करेंसी, करेंसी के अंदर 2 चीज़ें हैं, पहला कॉइन्स और दूसरा पेपर नोट्स। उसके बाद डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। ये वो पैसा होता है पब्लिक का जो पब्लिक ने कमर्शियल बैंकों के पास जमा करवा रखे हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में। OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। ये वो अन्य जमाए होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आरबीआई के पास पैसा जमा करवा रखा होता है। जैसे इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? M1। M2 कैसे निकलेगा बच्चे? अगर इस M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस के सारे सेविंग अकाउंट जोड़ दिए जाएं तो ये आ जाएगा M2। अगला है M3। M3 कैसे निकालते हैं बच्चे? M1 के अंदर कमर्शियल बैंकों के पास जितने भी टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट या FD के नाम से भी हम जानते हैं। FD सभी बच्चों ने सुना होगा, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो बैंकों के पास जितनी भी फिक्स डिपॉजिट होती है अगर उसको M1 में जोड़ देते तो M3 आ जाता है। लास्ट में क्या है बच्चे? M4। M4 आप कैसे निकालोगे? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग, पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट्स, NSC को छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? M4। इतनी बात है समझ में? जहां पर M1 और M2 नैरो कॉन्सेप्ट है, M3 और M4 आपके पास ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये नैरो, ये ब्रॉड। अब चलते हैं बच्चे आगे, इसी के ऊपर भी कुछ सवाल दे रखे हैं, वो देखते हैं बच्चे। द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इज। क्या क्या था बच्चे M1 में? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, C प्लस डी प्लस OD। देखना बच्चे, टाइम डिपॉजिट होता है इसके अंदर, दूसरा डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, तीसरा कैश रिजर्व फॉर बैंक्स होते हैं। बच्चे टर्म डिपॉजिट तो इसके अंदर आती नहीं, वो तो आती है M3 के अंदर। कैश रिजर्व विद बैंक ये आता हाई पावर मनी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन कितना बनेगा? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट। ये देखो बच्चे, इनमें से सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आती है, यानी मांग जमाए। डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में मांग जमाए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मांग जमाए। अब चलते हैं बच्चे आगे।
क्या लिखा है, विच इज नॉट इंक्लूड इन M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 के अंदर इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, M1 फिर से लिख लेते हैं। M1 के अंदर क्या बताया था, C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। भाई C दे रखा है, ठीक है, उसके बाद OD दे रखा है, उसके बाद DD दे रखा है। ये तीन चीजें तो आती हैं, क्या नहीं आती, ऑप्शन बी नहीं आता। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्योंकि नोट पूछा है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो 17 का ऑप्शन कितना आ गया बच्चे, बी। C प्लस DD प्लस OD तीनों तो दे रखी हैं, ये ऑप्शन नहीं आता, ना हमने पढ़ा है ना इधर आएगा। ये बात आई समझ में बच्चे। यानी जनता के पास मुद्रा और सिक्के, इसको इंक्लूड करें क्योंकि तो C के अंदर आ जाता है, ये OD और ये DD के अंदर। आगे देखते हैं बच्चे। अब ये देखो, ये काफ़ी अच्छी एक केस स्टडी सी दे रखी है। ठीक है, अब आपसे ना ये सवाल पूछा जा सकता है, एक नंबर में ही पूछा जाता है कई बार तो, बट फिर भी एक बार आप देखिए। ठीक है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन द टू पर्सन। सीता, आई वॉन्ट अ KG ऑफ पोटैटो। सीता क्या कहती है, मेरे को 1 किलो आलू चाहिए। रानी, व्हाट विल यू गिव इन एक्सचेंज। रानी क्या कहती है, बदले में तुम क्या दोगी। सीता को 1 किलो पोटैटो चाहिए, रानी क्या पूछती, बदले में क्या दोगी। सीता, आई कैन गिव यू 2 लीटर मिल्क इन रिटर्न ऑफ द पोटैटो। ठीक है, बदले में क्या दूंगी मैं आपको, 2 लीटर मिल्क। रानी, आई डोंट नीड मिल्क, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज। तो रानी क्या कहती है, मेरे को मिल्क नहीं चाहिए, पेयर ऑफ शूज चाहिए, जूते का एक जोड़ा चाहिए। ठीक है, तो आप खुद बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय द सीता एंड रानी। इन दोनों के बीच में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम कौन सी है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। दो लोगों के बीच में ट्रेड संभव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है, दोनों के पास वो वस्तुएं नहीं थी जो एक दूसरे को चाहिए। ये बात आई समझ में। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ही ऑप्शन है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी आवश्यकताओं के दोहरे प्रणाली का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव। ये देखो बच्चे, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी सी बात है। ये सप्लायर कौन होते हैं, मनी के सप्लायर कौन होते हैं, 3 ही होते हैं। सबसे पहले RBI, दूसरा कमर्शियल बैंक और तीसरी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने काम किसको दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुल मिला के वैसे 2 ही होते हैं, एक गवर्नमेंट, एक तो कौन होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने काम किसको दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। और दूसरा क्या है, बैंकिंग सिस्टम। क्या होता है बच्चे, बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम के अंदर अपने पास 2 बैंक हैं, एक सेंट्रल बैंक जिसको हम RBI बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे कमर्शियल बैंक। तो कुल मिला के 3 सप्लायर हो सकते हैं, RBI, कमर्शियल बैंक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय। आगे देखो बच्चे, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इनमें से मनी सप्लाई का मेन सोर्स कौन है, बताओ बच्चे, क्या आंसर आएगा, मेन सोर्स क्या कौन होगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले, सप्लायर 3 है, तीनों ही मेन सोर्स हैं। तो क्या है, पहला सेंट्रल बैंक होता है, आप बोलोगे जी हाँ होगा। केंद्रीय बैंक जरूर होगा, केंद्रीय बैंक होता है, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल होता है। दूसरा कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक होते हैं, कहता है ये भी होते हैं। तो क्या ऑप्शन आ गया, बोथ A एंड B, दोनों के दोनों। समझ में आई बच्चे बात। चलो आगे चलते हैं। मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ, मनी सप्लाई के अंदर इनमें से क्या आता है, बताओ भाई। अभी बताया था मनी सप्लाई, ठीक है, मनी का मतलब क्या था, C प्लस DD। देखना बच्चे, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, बिल्कुल आती है। डिमांड डिपॉजिट आती, ये भी आता है। बोथ करेंसी विद द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट, ये देखो बच्चे, ठीक है, ये तो सिंगल सिंगल से वर्ड आ गए। अब क्या कहता है, दोनों के दोनों आएंगे C प्लस DD, यानी जनता के पास मौजूदा मुद्रा और साथ में उनकी मांग जमाएं, दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो ये आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर डिपॉजिट विद द RBI इंक्लूड। अच्छा देखो, M1 के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। तो कहता है इस OD के अंदर क्या आता है, और OD के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अदर डिपॉजिट के अंदर वो पैसा आता है जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर दूसरे देश के जो बैंक है वो अपना पैसा RBI के पास जमा कराते हैं। तो देखते हैं क्या है, डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों की डिपॉजिट आती है बच्चे इसके अंदर, नहीं आएगी, ये तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो पहले इधर आ जाती। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक, दूसरे देश के जो सेंट्रल बैंक है उनका पैसा अगर RBI के पास आता है उसको इंक्लूड करते हैं, जी हाँ इसको तो इंक्लूड करते हैं। डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपना पैसा RBI के पास दे रखा है, इसको इंक्लूड करेंगे, हाँ जी इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो दोनों के दोनों इंक्लूड हो गए, तो ऑप्शन कितना आ गया, डी, बोथ B एंड C। विदेशी केंद्रीय बैंकों की मांग जमाए, जो विदेशी केंद्रीय बैंक उन्होंने अपना पैसा जमा करवा रखा हो,
या फिर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने अपना पैसा जमा करवा रखा, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, ये सवाल देखो बच्चे, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई डू नॉट इंक्लूड, इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। देखना बच्चों किसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इनमें से, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा उसको इंक्लूड करते हैं, नहीं, वो तो डीडी के अंदर आ जाती है। ये किसके अंदर आ जाती है बच्चे, डिमांड डिपॉजिट के अंदर। डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो पैसा जमा करवा रखा है, नहीं, इसको भी इंक्लूड नहीं करते। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे, बोथ ए एंड बी, इन दोनों में से किसी के भी पैसे को मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। और ये बात बताई गई थी आप लोगों को कि भाई जो मनी सप्लाई होती है उसके अंदर जो भी सप्लायर या प्रोड्यूसर होते हैं उनके पैसे को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ वो पैसा होता है जो पब्लिक का होता है, बस। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन, नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू अ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही बात में सारी बात बोल दी इसने। कहता है सप्लाई ऑफ मनी क्या कर रही है, एक मनी का स्टॉक है जो कि पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यही आंसर है। आगे बढ़ना ही नहीं, इतने में काम चल गया, पहला ही हमारा आंसर है। एक समय बिंदु पर जनता द्वारा रखे गए मुद्रा के भंडार से है इसका मतलब, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, जी नहीं, क्योंकि ये तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड कैश इज विद बैंक, ये भी नहीं आता, हाई पावर मनी का पार्ट होता है। सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू द बैंक मनी, इसके अंदर ये भी इंक्लूड नहीं होता, बाकी 3 चीजें इंक्लूड नहीं होती। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो बच्चे आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बताओ बच्चे। मनी सप्लाई इज ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्या मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, जी नहीं, इतना पूरा नोट्स पढ़ लिया हम लोगों ने, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अ चेक इज अ फेट मनी, चेक फेट मनी होता है, फेट होता है आदेश मुद्रा, क्या चेक फेट मनी होता है, आप कहोगे जी नहीं, चेक एक फिड्यूशियरी मनी होता है, न्यास मुद्रा होती है, हिंदी में न्यास मुद्रा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं, ठीक है। 24वां जो क्वेश्चन है, मनी सप्लाई इंक्लूड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट टर्म डिपॉजिट एट द बैंक्स, और ये बैंक्स का मतलब कमर्शियल बैंक्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या आ गया बच्चे, मनी सप्लाई का मतलब क्या है, C+DD, यही तो बताया इन्होंने, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ठीक। मुद्रा आपूर्ति में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और बैंकों में शुद्ध मांग जमाएं शामिल होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आर द पार्ट ऑफ, तो डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास जो पैसा होता है वो किसका पार्ट होता है, मनी सप्लाई का, हाई पावर मनी सप्लाई का है, हाई पावर मनी सप्लाई का है, ठीक है, किसका पार्ट होता है बच्चे, वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बच्चे, मनी सप्लाई, ठीक है, क्योंकि जो पैसा जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो पब्लिक का होता है, पब्लिक का पैसा मनी सप्लाई के अंदर आता है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे, 25 का ए। आगे चलते हैं, बैंक मनी इज, जो बैंक मनी होता है जिनको कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस से, इस प्रोसेस से, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस से, उसको क्या बोलते हैं, क्या वो एक ऑप्शनल मनी होता है, ठीक है, क्या वो लीगल टेंडर मनी होता है, अगला नाइदर ए नाइदर बी, बोथ ए और बी, क्या होता है बच्चे, वो ऑप्शनल मनी होता है, वैकल्पिक मनी होता है। अगर बैंक चाहें तो भाई साहब उस मनी को क्रिएट कर सकते हैं और बैंक चाहें तो ना क्रिएट करें, यानी बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। ये बात आई समझ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो बच्चे आज का जो सेशन है वो यही समाप्त होता है। आज के सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ, नए तथ्यों के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।